हम अंकेक्षण के अंतर्गत अभी तक महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णयों के बारे में कल पढ़ा था और आज हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके संदर्भ में डेली एक एक केसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस 1896, आयकर आयुक्त बनाम जीएम डांडेकर 1952, आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन एवं अन्य 1900 एंड लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895। आज हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वह है लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या तथ्य थे, अर्थात तथ्यात्मक चीज़ें इस केस के संबंध में क्या थी और अंकेक्षक पे किन कारणों से यह केस किया गया। बैंक ने अपने ग्राहकों को अपर्याप्त जमानत पर ऋण एवं अधिविकर्ष अर्थात लोन एंड ओवरड्राफ्ट की बड़ी बड़ी रकमें स्वीकार की। इन राशियों पर ब्याज लाभ हानि खाते को जमा कर दिया गया, जो कि वास्तव में कभी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात जो इनकम थी इंटरेस्ट की दैट हैज़ बीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई थी, अर्थात वसूल नहीं हुई थी। इस ऋण के संबंध में बैंक को भारी नुकसान हुआ और बैंक के विफल होने का प्रमुख कारण था, अर्थात ऋण के ऊपर ब्याज भी प्राप्त नहीं हुआ और ऋण की वसूली भी नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक को काफ़ी नुकसान हुआ। अंकेक्षकों को ज्ञान था कि ऋण के संबंध में पर्याप्त जमानत नहीं है और ऋण तथा ब्याज से संबंधित नुकसान के लिए कोई आयोजन नहीं किया गया है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा माना कि जो ऑडिटर थे, जो ऑडिट करने वाले लोग थे, उनको यह पर्याप्त जानकारी थी कि ऋणों के संबंध में जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं, ओवरड्राफ्ट दिए गए हैं, उसके संबंध में पर्याप्त जमानत नहीं है और ऋण तथा ब्याज से संबंधित नुकसान के लिए कोई प्रोविज़न भी नहीं किया गया है। अतः लाभ हानि खाते द्वारा बताया गया लाभ सही नहीं है, अर्थात जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रदर्शित हो रहा था लंदन एंड जनरल बैंक का, वह सही नहीं था। अंकेक्षक के संबंध में 3 फरवरी 1892 को संचालकों को एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कंपनी की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट किया गया था। अंकेक्षकों ने क्या किया कि रिपोर्ट दी संचालकों को कि जो आर्थिक स्थिति है संस्था की, अर्थात लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे, वह सही हैं और सही आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहे हैं और कहा गया था कि इस वर्ष कोई लाभांश नहीं बांटा जाए। फिर भी संचालकों ने 7% लाभांश की सिफारिश की और अंशधारियों ने साधारण सभा में इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव पास कर दिया। उस सभा में अंकेक्षक मौजूद था लेकिन चुप रहा। कहने का तात्पर्य साधारण सभा में अंकेक्षक भी मौजूद था लेकिन वह चुप रहा। कंपनी की सही आर्थिक स्थिति को बताने के लिए वह एक शब्द भी नहीं बोला। यदि संचालकों को दी गई यह रिपोर्ट अंशधारियों को बता दी जाती तो स्थिति बदल जाती, अर्थात कहने का मतलब जो लोन्स एंड एडवांसेज एंड ओवरड्राफ्ट दिए गए थे संपूर्ण जमानत न होने के कारण वसूल नहीं हुए, साथ ही उन पर प्राप्त ब्याज की जो आमदनी है वह भी वसूल नहीं हो पाई। इसकी जानकारी अंकेक्षक को थी। यदि वह साधारण सभा में सदस्यों को, अंशधारियों को यह बता देता तो वह 7% लाभांश की सिफारिश नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में यदि संचालकों को दी गई यह रिपोर्ट अंशधारियों को बता दी जाती, अंकेक्षक सही स्थिति प्रदर्शित करता, बतलाता, तो ऐसी स्थिति में स्थिति बदल जाती और वह 7% लाभांश की सिफारिश को घोषणा का नहीं करते। अंकेक्षक के संचालकों को दी गई इस रिपोर्ट में उनसे आग्रह किया था कि लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे में आवश्यक सुधार किए जाएं, जिसे संचालकों ने अस्वीकार कर दिया। इस पर अंकेक्षक ने यह सूचना अंशधारियों को देनी चाहिए।
अर्थात जब अंकेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में उनसे आग्रह किया कि लाभ हानि खाते और चिट्ठे में आवश्यक सुधार किया जाए, लेकिन संचालकों ने मना कर दिया। इस पर यह सूचना अंकेक्षक को अंशधारियों को देनी चाहिए थी, लेकिन उनको यह विश्वास दिलाए जाने पर कि यह सूचना बैंक के अध्यक्ष द्वारा अपने भाषण में दे दी जाएगी, अंकेक्षक ने यह सूचना अंशधारियों को नहीं दी और अपनी रिपोर्ट में केवल यह वाक्य जोड़ दिया। अगली चीज़ है विद्यार्थियों, अंकेक्षक की ओर से उसके बचाव में निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए। अंकेक्षक ने जो अपने बचाव में तर्क दिए वे निम्न प्रकार हैं। पहला है, अंकेक्षक ने अपने रिपोर्ट में यह वाक्य लिख दिया था कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों का मूल्य वसूली पर निर्भर करता है। यह एक असाधारण वाक्य था और अंशधारियों के मस्तिष्क में शंका उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। अंकेक्षक ने संपत्तियों के मूल्यांकन की बात संचालकों को दी गई अपनी रिपोर्ट में कह दी थी। बैंक अध्यक्ष ने अपने भाषण में इस तथ्य को अंशधारियों को प्रकट करने का वचन दिया था और उसने ऐसा किया भी। यदि अंकेक्षक सूचना देने के लिए दोषी है तो लाभांश का भुगतान पूंजी में से नहीं हुआ है। यदि अंकेक्षक सूचना देने के लिए दोषी है तो लाभांश का भुगतान पूंजी में से नहीं है, और यदि यह भी मान लिया जाए कि लाभांश का भुगतान पूंजी में से हुआ है तो यह भुगतान अंकेक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र का स्वाभाविक एवं निकट का परिणाम नहीं था। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि निर्णय, इस मुकदमे में क्या निर्णय दिया गया। इस मुकदमे में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक लेखों से संतुष्ट थे और फिर भी उन्होंने अपने असंतोष स्पष्ट रूप से अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया, अतः वे कर्तव्य भंग के दोषी हैं। अर्थात उनके द्वारा, अंकेक्षकों के द्वारा अपनी ड्यूटीज़ का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया गया। अंकेक्षक के बचाव पक्ष में कहे गए तर्कों के संबंध में निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण अंश निम्न प्रकार हैं। अंकेक्षक ने जो अपने बचाव में जो अपने तर्क दिए उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अंश या बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला तर्क है विद्यार्थियों, प्रथम तर्क के संबंध में, एक व्यक्ति जिसका कर्तव्य दूसरों को सूचना देना हो, केवल इतनी सी सूचना देने से उस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उन व्यक्तियों को अथवा उनमें से कुछ को और सूचना मांगने के लिए प्रेरित करे। सूचना और सूचना का साधन एक बात नहीं है। जो अंकेक्षक अंशधारियों को कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना के स्थान पर केवल सूचना का साधन देता है, वह अपनी जोखिम पर ऐसा करता है और न्यायालय द्वारा अपने कर्तव्य पालन में असफल रहने की गंभीर जोखिम के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अंकेक्षक का कर्तव्य सूचना देना था, क्योंकि अंकेक्षक ने जब संपूर्ण जांच की थी लेखा पुस्तकों की, लाभ हानि खाते की और चिट्ठे की, तो अंकेक्षक को सही सूचना अंशधारियों को प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अंकेक्षक का कर्तव्य सूचना देना है, पूछताछ के लिए उत्सुकता उत्पन्न करना नहीं। यद्यपि एक अंकेक्षक के किसी असाधारण कथन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अवश्य ही कोई गंभीर गड़बड़ी है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि साधारण लोगों को भी वैसा ही कथन पर शंका उत्पन्न हो जाएगी। द्वितीय तर्क के संबंध में बतलाया गया है, अंकेक्षक चिट्ठे और प्रमाण पत्र के संबंध में अपने कर्तव्य पालन में विफल रहा है। संभवतः उसने यह महसूस नहीं किया कि अंशधारियों के प्रति उसके कर्तव्य संचालकों की अपेक्षा किस प्रकार भिन्न है, और दुर्भाग्यवश अंशधारियों को कंपनी की सही स्थिति स्वयं बताने के बजाय उसने यह कार्य बैंक के अध्यक्ष पर छोड़ना स्वीकार कर लिया। अतः यह तथ्य बना ही रहा कि चिट्ठा और अंकेक्षक का प्रमाण पत्र कंपनी की सही स्थिति प्रकट नहीं करते थे। इस कारण अंकेक्षक की यह भूल थी कि कंपनी के बारे में मूलभूत सूचना
जो उसने संचालकों को दी, अंशधारियों को नहीं दी। तृतीय तर्क के संबंध में बतलाया गया है अंकेक्षक के कंपनी को वास्तव में लाभ नहीं हुए, यदि हुए तो केवल कागजों में हुए, अर्थात वास्तव में कंपनी को लाभ नहीं हुए क्योंकि वो सब जो लोन्स एंड एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट एंड ब्याज जो वसूल होना था वो वसूल नहीं हो पाए, तो कागजों में ही केवल मात्र लाभ हुए। अपर्याप्त लाभों का लाभ हानि खाते में ले जाना कब ठीक नहीं है और कब नहीं, इस संबंध में सही दशा चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं था। इसमें कोई शंका नहीं कि लाभांश का भुगतान पूंजी में से हुआ है। और चतुर्थ तर्क के संबंध में यह तर्क दिया गया कि लाभांश का भुगतान अंकेक्षक की रिपोर्ट के निकट का परिणाम नहीं था, क्योंकि संचालकों की सिफारिश और कंपनी की सभा का मत इसके बीच और आ जाते हैं। यह स्थिति को मिथ्या रूप से प्रकट करता है। थियोबाल्ड अंकेक्षक को यह अच्छी तरह से पता था कि रिपोर्ट इस रूप में विश्वास किया जाएगा कि यह लाभांश की सिफारिश और उस मतदान को न्याय संगत बताती है। निर्णय के दौरान न्यायालय ने कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्यों को विस्तारपूर्वक विवेचना की और उसके निर्णय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे। अन्य महत्वपूर्ण अंशों के बारे में विद्यार्थियों, संचालकों अथवा अंशधारियों को यह सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। प्रतिभू या बिना प्रतिभू के ऋण स्वीकार करने की बुद्धिमानी या मूर्खता से अंकेक्षक का कोई संबंध नहीं है। अर्थात आप बिना जमानत के ऋण दे रहे हैं या जमानत प्राप्त करके ऋण दे रहे हैं, इसका कोई सरोकार अंकेक्षक से कोई नहीं है। अंकेक्षक को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी का व्यापार बुद्धिमत्तापूर्ण अथवा मूर्खतापूर्ण या लाभ पर अथवा अलाभ पर चलाया जा रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि लाभांश उचित रूप से अथवा अनुचित रूप से घोषित किया जा रहे हैं, बशर्त है कि वह अंशधारियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उसका कर्तव्य अंकेक्षण के समय कंपनी की सही आर्थिक स्थिति का निर्धारण करना है और बतलाना है। अंकेक्षक का कर्तव्य है कि उसे ईमानदार होना चाहिए, अर्थात जिसकी सत्यता के बारे में उसे विश्वास नहीं है उसे प्रमाणित नहीं करना चाहिए। अंत में निष्कर्ष स्वरूप विद्यार्थियों, हमने देखा इस संपूर्ण केस में जो व्यापार था बैंक का, वह लोन्स एंड एडवांसेज एंड ओवरड्राफ्ट देना और उसके संबंध में पर्याप्त जमानत नहीं लेते थे, और अंकेक्षक ने भी उसके अंशधारियों के प्रति साधारण सभा में उनको सही वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया। इसके संबंध में जो निर्णय दिया गया उसके संबंध में निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि इस मुकदमे में दिए गए निर्णय के आधार पर निम्न संक्षिप्त निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, संचालकों या अंशधारियों को सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है कि संचालकों और अंशधारियों को कोई एडवाइस देना, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। दूसरा, अंकेक्षक को कर्तव्य कंपनी की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। अंकेक्षकों का जो है ड्यूटी है वह कंपनी की या संस्था की सही आर्थिक स्थिति पता लगाना है। अंकेक्षक बीमक नहीं है और वह पुस्तकों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। चौथा, अंकेक्षक को ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। पांचवा, अंकेक्षक को उचित सावधानी एवं चतुराई से अपना कार्य करना चाहिए। उचित सावधानी एवं चतुराई मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और अंतिम है विद्यार्थियों, शंका युक्त स्थिति में भी अंकेक्षक को यह कर्तव्य नहीं है कि वह उचित से अधिक सावधानी एवं चतुराई से कार्य करे। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि
इस केस में लंदन एंड जनरल बैंक केस के अंतर्गत हमने देखा कि बैंक का कार्य ऋण देना, लोन्स एंड एडवांसेस एंड ओवरड्राफ्ट देना था और सही स्थिति क्या थी कि उनकी वसूली नहीं हुई, साथ ही जो ब्याज है उसकी वसूली नहीं हुई। अंकेक्षक द्वारा ये जानकारी संचालकों को दी गई लेकिन साधारण सभा में अंशधारियों को नहीं दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण सभा में लाभांश का भुगतान किया गया। वह लाभांश का भुगतान पूंजी में से हुआ, जिसके कारण बैंक को और अत्यधिक नुकसान हुआ। साथ ही अंकेक्षक को दोषी माना गया, लेकिन न्यायालय द्वारा ये जो निष्कर्ष दिया गया उसके अंतर्गत ये सुझाव दिए गए कि अंकेक्षक के ये कार्य नहीं है। अंकेक्षक का कार्य मात्र यह है कि कंपनी की सही आर्थिक स्थिति को पता लगाना और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देना। ठीक है विद्यार्थियों, इसके साथ ही हम देखेंगे कई विभिन्न महत्वपूर्ण न्यायालय के निर्णय हैं जिनके बारे में आप अध्ययन करें, और ये अक्सर कभी कभी निबंधात्मक रूप में भी पूछ लिए जाते हैं और छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको विस्तार पूर्वक कल बताए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।